You are watching Unbound India. मित्रों, अनबाउंड इंडिया में आपका स्वागत है। एक और खास स्टोरी सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। और आपने एक हमारे इतिहास में एक कथा है, एक कहानी है, उसके बारे में आपने काफी सुना होगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे आज। हजारों साल पुराना ये मंदिर, लहू से सना इसका इतिहास, 17 बार आक्रमण, मूर्ति का चोरी होना या उसको तोड़ना, अकूत धन दौलत उस क्षेत्र की, मंदिर की तो थी उसके साथ साथ उसकी अकूत दौलत को लूटना और लोगों का जनसंहार, इसकी कहानी हम सुनते हुए आए हैं सोमनाथ से संबंधित। ये कहानी हर बच्चे को रटी हुई है, आपको भी रटी है, यही कहानी मुझे भी रटी हुई है। लेकिन एक प्रोफेसर है जो अपनी शोध के आधार पर यह कहती है कि ये सब झूठ है, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। इसकी पड़ताल हम करते हैं और मैं इस समय भोपाल के पास हूं मैं, और उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मोहम्मद गजनी की जो कहानी है, उस कहानी के पीछे उस कहानी का सच क्या है और उसकी जो पड़ताल है वो हम उन प्रोफेसर के साथ करेंगे और आपसे उनकी मुलाकात भी कराऊंगा। और हम ये भी एक जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमको इतिहास के माध्यम से सोमनाथ की कहानी को जो पढ़ाया गया है, बताया गया है, क्या वो एक षड्यंत्र है, हम इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास के साए में छिपे कई रहस्य जो हैं हम प्रोफेसर कुसुमलता के माध्यम से उजागर करने की कोशिश करेंगे। कुसुमलता जी, क्या केडिया जी हैं आप? आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में जी। और हम आज के इस खास कार्यक्रम में आपसे अपने दर्शकों के लिए एक बिल्कुल अलग तरीके की जो सच है उसको हम जनता के सामने, अपने दर्शकों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। एक एक करके हम सिलसिलेवार प्रश्न करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सोमनाथ का सच क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अनबाउंड इंडिया को मॉनेटरी सपोर्ट भी करें, क्योंकि आपको पता है कि हमको जो आपके सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करके स्टोरी को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपके पास अगर कुछ बात है सोमनाथ के संबंध में, आपके पास अगर कुछ तथ्य हैं या आपकी अपनी कोई धारणा है सोमनाथ के मंदिर के विषय में, कमेंट करके हम तक पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं। आपका फिर से एक बार स्वागत करेंगे और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे आपके माध्यम से। कुसुमलता केडिया जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आती हैं, क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। मैंने ऐसा सुना है कि बनारस से आपका सीधा संबंध है। जी हाँ, मेरा पूरा कैरियर बनारस का है। मैंने पीएचडी बनारस में की, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। वहीं मैंने पढ़ाना शुरू किया 1980 से और वहीं से रिटायर हुई गांधी विद्या संस्थान राजघाट से। तो पूरा जीवन वहाँ का है। और जन्म मेरा पडरौना, जो पडरौना जिला है अभी कुशीनगर के पास, वहाँ का है। वहाँ का है। तो बनारस अपने आप में सांस्कृतिक, एक कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है भारत की। जी। बहुत कुछ निकला है वहाँ से। जी। भारत को दिशा देने में, भारत की दिशा तय करने में बनारस का बहुत बड़ा हाथ है। जी। तो बनारस की कोई पर्टिकुलर कोई छाप आपके अंदर है? अब बनारस की छाप क्या मैं कहूँ, मैं कह सकती हूँ महामना के नगरी में हूँ तो विद्या की धुन है। हाँ। भारत के सच को जानने की धुन है। हाँ। और दुष्टों के दुष्ट कथा को नष्ट करने की धुन है। और शिव है ही वहाँ। हाँ। तो ये जी। कृपा
आपके ऊपर पूरी बनी हुई है। हाँ, मैं कह सकती हूँ भगवान की पूरी की तो कृपा है जी। जगदम्बा की मेरी आराध्य है। अच्छा, बाबा भोलेनाथ मुझे, मैं कह सकती हूँ कई बार मैंने दर्शन किया है क्या बात है, जी। बहुत बढ़िया। तो नष्ट करने में ही मेरा जीवन है। तो शिव जो है वो संहारक है तमाम ऐसी बातों के, दुष्टता की, दुष्टता पाप के, का, पाप की। तमस के संहारक है जी। बिल्कुल। जी तो उसी संहारक की और उसी नष्टता की बात जो है हम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया के माध्यम से करेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे। कुसुमलता जी, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं और उन पॉडकास्ट में जो आपका जो अपना एक वर्जन है जो कहने का, वो उसकी जो स्टाइल है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी ज़ोरदार तरीके से अपनी बात को आप रखती हैं। सुनने और देखने में ऐसा लगता है कि कोई आपके अंदर क्रोध है, गुस्सा है किसी बात को लेकर, खासकर इतिहास को जो पढ़ाया गया है भारत के लोगों को। भाई, गद्दारों पर, दुष्टों पर, पापियों पर, व्यभिचारियों पर क्रोध करना धर्म है। और केवल क्रोध नहीं, उनका समूल उच्छेदन कर देना सत्य के पथ पर चलने वाले हर प्राणी का कर्तव्य है जी। तो क्रोध तो मेरा स्वधर्म है ना, पापियों के प्रति, दुष्टों के प्रति। वो बनारस से आते हैं तो बनारस के लोग तो कहीं वैसे से भी भी थोड़े बेबाकी के लिए जाना नहीं, जाता है। कहीं से भी आप आए, हाँ, अगर आप सनातनी हैं हाँ। तो असत्य के प्रति क्रोध आपका स्वधर्म है और वो प्रकट करना चाहिए। काम करना चाहिए। प्रकट करने से क्या होगा, उसका समूल उच्छेदन करना चाहिए। हाँ, सिर्फ कहने से क्रोध कोई प्रकट करने की चीज तो नहीं है, सही है, बिल्कुल वो सही तो है। नष्ट करने की प्रेरणा है। प्रेरणा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी मुझे लग रहा है कि आगे जाके जो है, जैसे जैसे हम इस सागर में गोते लगाएंगे, बहुत सारी चीजें हमको मिलेंगी। ठीक है। आज के अफगानिस्तान के जो जिसको हम गजना कहते हैं, पुराने समय का उसका नाम है और आज की तारीख में हम गजनी के नाम से जानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। भारत में बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि वहाँ से एक मोहम्मद आता है गजनी से जी और वो भारत पर आक्रमण करता है। आक्रमण का आंकड़ा भी जो है 17 बार आक्रमणों का है और 18वें आक्रमण पे वो जीतता है या 17वें आक्रमण पर वो जीतता है। सोमनाथ के मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त करता है और जितनी भी मंदिर की जो संपत्ति है और इलाके की जो संपत्ति है वो उसको लूट लेता है। मूर्ति का भी या तो वो तोड़ता है या अपने साथ ले जाता है। जो भी हमारी कहानी इसकी जो है वो हमारे दिमाग पर छपी हुई है इसकी। आपकी नज़र में ये जो गजनी से आया हुआ जो मोहम्मद है या मोहम्मद गौरी जिसके नाम से हम जानते हैं, क्या इसके पीछे की पृष्ठभूमि है? और आप जो अपनी बात जो कहती हैं खासकर इस पर्टिकुलर सोमनाथ के बारे में, उसे सुनकर जो है जो स्थापित जो इतिहासकार हैं खासकर वामपंथी, उनकी आपने नींद उड़ा रखी है, तो उनसे आपकी क्या समस्या है? देखिए, मूल बात ये है कि पहले यदि कोई घटना घटी या ना घटी तो आप उसको जानते कैसे हैं? जानने का ऐसे मामलों में एकमात्र स्रोत है समकालीन लेखन। दो शब्दों का मैं प्रयोग कर रही हूँ, समकालीन। यानी अगर आप गजना के महमूद की चर्चा कर रहे हैं तो यानी 11वीं शती का प्रारंभ और 10वीं सदी के अंत में उस स्थान पर या बाहर लिखा हुआ लेखन जिसमें उसकी चर्चा हो। इसमें जो क्रक्स है वो है समकालीन, कंटेम्पररी। बिल्कुल। अगर लिखा हुआ नहीं है तो आपको कैसे पता या किसी को कैसे पता? अगर उस वक्त का लिखा हुआ कुछ नहीं है तो नहीं पता। और जो मैं आपको बताऊंगी 3 सोर्स मैं आपको दूंगी। आपने बार बार वामपंथी का, इनको वामपंथी भी कहना मूर्खता है मेरी समझ से। ये मूर्ख अनपढ़ लोग हैं, मूर्ख और अनपढ़। जिसने भी अफगानिस्तान के गजना का लोकेशन एटलस में देखा होगा और सोमनाथ का गुजरात में लोकेशन देखा होगा एटलस में, तो रास्ते में जो मार्ग है उस मार्ग पर से
इस प्रकार का आक्रमण संभव नहीं है, उज्बक को भी समझ में आएगा। लेकिन लिखने वाले कौन हैं? जिनको ना भूगोल का ABCD पता। इनसे पूछिए कितने अक्षांश देशांतर पर गजना है, गजना से आने का मार्ग क्या है, इनको नहीं पता। इनको मिलिट्री ऑपरेशंस का ABCD नहीं पता। मिलिट्री ऑपरेशन में आप एनिमी टेरिटरी से गुजरते हैं कि होम टेरिटरी से गुजरते हैं, ये फर्क इनको नहीं पता। कोई लंबा चौड़ा अभियान हो, 10-20-50 हजार आदमी को खिलाना पिलाना हो, तो किस प्रकार का इंतजाम करना है, इन मूर्ख उज्बगों को, जिनको आप वामपंथी हिस्टोरियन कहते हैं, उनको नहीं पता। तो खैर, इन सब बातों में जाने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ये एक पुस्तक है मेरे हाथ में, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने छापी है। ये एक PhD थीसिस है। ये PhD थीसिस भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई। PhD थीसिस करने वाला मियाँ भाई है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नाम का कोई शब्द कुरान में नहीं है, ये मोमिन नहीं है, मियाँ है, मोहम्मद नाजिम, यानी लिखने वाला मियाँ है, गजना का महमूद मियाँ है, छापने वाला भारत का शत्रु, एक चर्च का हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हिस्ट्री है। इसका पहला, सबसे पहला इसका एक फॉरवर्ड लिखा है सर टॉमस अर्नोल्ड ने। तो वो कह रहा है, नन ऑफ हिज प्रेडेसेसर्स हैज वेंचर्ड टू राइट द सेपरेट मेमोरियल ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजना, यानी इस मोहम्मद नाजिम के पहले किसी ने गजना के मोहम्मद पर अलग से कुछ नहीं लिखा। और 1931 में 20वीं शताब्दी 1931 तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का छपा किताब कह रहा है कि मेरे इस शागिर्द मोहम्मद नाजिम के पहले किसी ने कुछ नहीं लिखा। दूसरा फॉरवर्ड के दूसरे पन्ने पर कह रहा है, फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री डॉक्टर मोहम्मद नाजिम्स बुक विल नॉट ओनली शेड लाइट, अब ध्यान दीजिए, अपॉन अ हिदरटू ऑब्सक्योर पीरियड इन द एनल्स ऑफ दैट कंट्री, यानी गजना के महमूद की कथा 1931 तक ऑब्सक्योर है, मतलब पता ही नहीं है कुछ। ये तो 1931, हाँ। 1931 में किताब छपेगी अंग्रेजी में, हाँ। कै प्राणी पढ़ेंगे? 10, 20, 50, 100 पढ़ेंगे, उनके पढ़ने के क्या पल्ले पड़ेगा? ठीक, बिल्कुल। 1931, अब आगे रुकिए। 1931 में जब ये मोहम्मद नाजिम अपनी PhD थीसिस जब पुस्तक के रूप में छपती है, तो प्रीफेस में कहता है, notwithstanding the numerous scattered notices of Sultan Mahmud in modern historical works, he has not so far received due attention from Oriental scholars. Oriental मतलब ये ऑक्सीडेंटल हो गए यूरोप वाले, अंग्रेज गोरे, ओरिएंटल हो गए एशिया वाले। यहाँ ओरिएंटल से मतलब क्या, मियाँ लोगों ने भी गजना के महमूद पर उचित ध्यान नहीं दिया है। अरे क्यों नहीं दिया है? क्योंकि उचित ध्यान देने योग्य वो है ही नहीं, इसलिए उचित ध्यान नहीं दिया। ये मुझे कैसे पता कि उचित ध्यान देने योग्य नहीं है? क्योंकि मैं उस समय नहीं थी। तो क्या उस समय कुछ लिखा गया? अभी आते हैं। ये कह रहा है, एज आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियंस एंड क्रिटिक्स ऑफ सुल्तान महमूद possessed only a superficial knowledge of his career. अंग्रेज बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है, मियाँ बच्चे को भी नहीं पता है, मियाँ उस्ताद को भी नहीं पता है, मियाँ हिस्टोरियन को भी नहीं पता है। 1931 तक। आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट रुकिए, अभी मैं 2-4 चीज और कह दूं, या पहले आप कहना चाहें? हाँ, तो मैं इंटरवीन करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं 1931 तक के,
बड़े बड़े स्कॉलर्स उस समय मौजूद थे हमारे देश में, क्या उनको भी नहीं पता था ये बात? ये बात कौन कह रहा है मुझे नहीं पता, पता है कि नहीं पता, हाउ डू आई नो? मतलब अगर पहली बात तो स्कॉलरशिप का जो अर्थ होता है उस अर्थ में यही सब लिखा है, स्कॉलर नहीं है, और बहुत जगह लिखा है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो मैं किसको कोट कर रही हूँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पीएचडी थीसिस और मियां को। तो पीएचडी थीसिस अगर किया है तो आप लोग की परिभाषा के अनुसार एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है Correct. कि आज तक क्या लिखा गया, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये भला आदमी या बुरा आदमी जो महमूद नाजिम है, मोहम्मद नाजिम है, ये कह रहा है जी है ही नहीं 1931 तक। रुकिए, अब जब पीएचडी थीसिस लिखी जाती है या कोई भी रिसर्च का काम किया जाता है तो उसमें सोर्सेस को देखा जाता है, प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस। अब आपको गजना के महमूद का जो 1000 साल पहले हुआ था या नहीं हुआ था जानने का एकमात्र तरीका क्या है कि यदि वो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उस समय उसके विषय में कुछ लिखा गया होगा। तो लिखा गया को छाने। तो इस पुस्तक का जो पहला अध्याय है, पार्ट 1 चैप्टर 1, अथॉरिटीज, ओपनिंग सेंटेंस, बिफोर प्रोसीडिंग टू द एक्सटेंट अथॉरिटीज ऑन द पीरियड ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजना, गजनी नहीं है, गजना, इट इज नेसेसरी टू स्टेट द वर्क्स दैट हैव पेरिस्ड। शुरुआत क्या कह रहा है? मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो नष्ट हो गया। अरे भाई, जो नष्ट हो गया उसकी चर्चा करके क्या लाभ है? वो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो तुझे पता कैसे चला? एक बड़ा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न नहीं है, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। और ये मूर्खता की पराकाष्ठा अपने को स्कॉलर कहने वाला व्यक्ति कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी भेंट कुसुमलता से नहीं हुई थी कि भाई जो है नहीं उसकी चर्चा तुम कैसे कर सकते हो। मैं उन पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूं जो नष्ट हो गया। जब नष्ट हो गया तो तुझे कैसे पता चला? एनीवे, 4-5 कहने के बाद कह रहा है फिर पेज 3 पर, बिसाइड्स दीज कंटेम्पररी वर्क्स। अब यहीं पर दुष्टता और पेज शुरू हुआ। जो है नहीं उसको कंटेम्पररी वर्क्स कैसे कह सकते हो? Besides these, अब यहाँ लिखना चाहिए था पेरिस्ट कंटेम्पररी वर्क्स, at least 5 later works have also been lost। 5 कोई लेटर था, वो भी नहीं है। जब नहीं है तो तू क्या बात कर रहा है भाई? इसका सोर्स क्या है? रुकिए, आगे आइए। अब कह रहा है फिर पेज 4 पर कंटेम्पररी अथॉरिटीज, तो उसमें एक नाम ले रहा है उतबी का। इसमें एक चीज हम और दिखा दें जानकार लोगों के लिए, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड डाउरसन का यही शुरुआत है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसने पहली बार प्रयास किया भारत के मुस्लिम पीरियड का इतिहास लिखाना। इसमें भी बहुत बदमाशियां हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस द मोहम्मदन पीरियड, इसमें बहुत बदमाशियां, हम फिलहाल उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी उतबी का नाम आया, यहीं से इन लोगों को मिला। इस सज्जन ने उतबी की पुस्तक नहीं पढ़ी है। क्यों? उतबी की पुस्तक कहीं उपलब्ध नहीं है। ध्यान देने की बात, उतबी की पुस्तक। दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, बहुत ध्यान से इसको देखिए और टाइमलाइन और जो इंसिडेंट्स हैं उसको बिल्कुल सीरियसली पकड़ के चलें, तब आपको ये कहानी समझ में आएगी। इसका भी पेज नंबर अभी हम दिखाएंगे। उतबी की भी पुस्तक नहीं है, अल बरूनी की भी पुस्तक नहीं है, बाबर नामा भी नहीं, कुछ कहीं है ही नहीं। तो क्या है? ये कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्ट जैसे ईंटा, बालू, सीमेंट से मकान बनाते हैं, तो ये लोग गप से इतिहास लिखते हैं। इसके बारे में विस्तार से इलियट में चर्चा है, किसी दिन पढ़ के सुना दूंगी। अब उतबी कह रहा है जी एक कोई उतबी है, तो ये उतबी यहाँ नहीं किसी और जगह लिखा है, पढ़ के सुनाऊंगी। महमूद का सेक्रेटरी है। अच्छा।
तो महमूद का सेक्रेटरी है तो भाई सब बात साफ साफ लिखा होगा। तो क्या लिखा है पेज 4 पर, द फर्स्ट एमंग द कंटेम्पररी अथॉरिटी इज द किताबुल यामिनी। अब उतबी जो उसका सेक्रेटरी है उसके किताब का नाम गजना के महमूद पर होना चाहिए था, सुल्तान महमूद होना चाहिए था, सोमनाथ विध्वंस होना चाहिए था, भारत की जीत होना चाहिए था। नहीं भाई, कोई नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई घटना हुई नहीं थी, होती तो नाम होता। अब ये खुद कहेंगे। अब ये कह रहा है द स्टाइल ऑफ किताबुल यामिनी इज वेरी ऑर्नेट एंड वर्बोस। ये साहित्य के संबंध में आता है, कविता, कहानी, शेरो शायरी। एंड द ऑथर हैज कंसंट्रेटेड ऑन ब्यूटी ऑफ डिक्शन रादर देन हिस्टोरिकल प्रेसिजन। कविता गप की कहानी है तो भैया तू काहे कोट कर रहा है? क्यों? क्योंकि मुझे कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। His descriptions are singularly lacking in detail। जो वर्णन है भी उसमें कोई विस्तार नहीं। आगे आएगा कि सोमनाथ का कोई जिक्र ही नहीं है। विध्वंस तो छोड़ दीजिए, सोमनाथ पर आक्रमण का भी उतबी में वर्णन नहीं है। तो भैया तुम लोग को सपना आ रहा है, और जो सपना आ रहा है उनको गंजेड़ी कहेंगे, नशेड़ी कहेंगे। बाकी लोग अगर उनको इतिहासकार कहना चाहे तो कहें, लेकिन वो कौन लोग कहेंगे? जो स्वयं उजबग और बेवकूफ होंगे। पढ़ा लिखा आदमी नशेड़ी, गजेड़ी, गपबाज को तो इतिहासकार नहीं कहेगा। रुक जाइए। He rarely mentions the route followed by the Sultan and does not give any indication of the locality of the forts that he captured। तो तू लिख क्या रहा है भाई? एक उतबी है जिसमें कोई वर्णन नहीं है। The expeditions to Central Asia and Sistan are also treated in the same superficial manner। अब ये टिप्पणी क्यों आ रही है? ये टिप्पणी इसलिए आ रही है, आप उतबी के किताब में यदि कोई कहीं है, किसी मियाँ ने कहीं पढ़ा, किसी गोरे ने कहीं पढ़ा है, तो उस किताब में वो है नहीं जो तुम तलाश रहे हो। यही तो कह रहा है ना? बिल्कुल, मतलब तो वही है उसका। अच्छा, फिर वो कह रहा है एज दोज अगेंस्ट इंडिया वाइल अदर मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट टू अ मॉडर्न हिस्टोरियन। ये बता रहा है क्या क्या उसमें नहीं है। द अर्ली लाइफ ऑफ सुल्तान उसमें नहीं है, हिज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उतबी में नहीं है, हिज मेथड ऑफ वॉरफेयर उतबी में नहीं है, द कंडीशन ऑफ द डम्ब मिलियन। अरे गजना में डम्ब मिलियन नहीं, डम्ब 1000 भी नहीं होगा भाई। क्यों? गजना को देखो, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट क्या है, क्या फैसिलिटीज है। अंडर हिम रिसीव स्केर्सली अ मेंशन। किताबुल यामिनी इज डेफिशिएंट इन डेट्स। और तुम इसको इतिहास की किताब कह रहे हो। तुम मतलब कौन? इलिटरेट उजबग परेडिंग एज हिस्टोरियन। अब ये हम किसको सुना रहे हैं? कैम्ब्रिज हिस्ट्री मियाँ का PhD। एक चीज हम और सुनाना चाहेंगे। आप लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन रोमिला थापर, परम दुष्टा कम्युनिस्ट लेखिका, दुष्टा अंडरलाइन एकेडमिक सेंस में। अब इसका पेज, ये पुस्तक ही सोमनाथ पर है। इसका पेज 46, अल उतबीज अकाउंट ऑफ महमूद्स एक्टिविटीज इन तारीखे यामिनी रिटन इन 1031 मेक्स नो रेफरेंस टू द रेड ऑन सोमनाथ। अब बेहूदों, मूर्खों, अनपढ़ों, जो है नहीं उसको तुम तलाश रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? सोमनाथ का संदर्भ उतबी में नहीं है। नाजिम मियाँ कह रहे हैं किताबें नहीं है कोई। तो फिर तुमको कहां से ये आ रहा है दिमाग में? तो जो भी दिमाग में आ रहा है दुष्टता है, कंस्ट्रक्ट है, गप है, इसको जो इतिहास कहता है वो एक अनपढ़ व्यक्ति है। तो 1947 के बाद, जवाहरलाल नेहरू के बाद, इस दुष्टता को
खड़ा करने का काम गद्दारों के द्वारा किया गया। तो भाई उन्होंने अपना काम किया। देशभक्तों का काम क्या है? केवल क्रोध करना थोड़ी, पुरुषार्थ करके उसको नष्ट कर देना। ये 2 पुस्तकें पर्याप्त हैं, तीसरे की जरूरत नहीं। ये आगे पढ़िए, बहुत मजेदार डिटेल है, बहुत कुछ सुनाएंगे आपको। या इसी साथ हम 2 किताब और दिखा दें आपको। अच्छा। ये एक दुष्ट व्यक्ति, मैं बहुत गंभीरता से अंडरलाइन करके कह रही हूँ, एक दुष्ट व्यक्ति कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ये एक पुस्तक लिखता है, लिखते हैं नहीं कह रही हूँ, जय सोमनाथ। ये पुस्तक पहला संस्करण 1948, 15 अगस्त 1947 का बाद। प्रथम संस्करण का आमुख में वो कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। इस आक्रमण की मूल बातें मुस्लिम इतिहास में मिलती हैं, झूठ नहीं मिलती हैं, ये बढ़ के दिखा दिया। हाँ। परंतु अनेक प्रकार की सामग्री की छानबीन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इनमें तथ्य कम है। भारतीय इतिहास में इस आक्रमण का कुछ उल्लेख नहीं है। अब मैं तो थोड़ा अब्यूसिव होना चाहती हूँ, लेकिन ... दर्शकों आप समझ जाइए, ... भाई इसका उल्लेख कहाँ है? ये तो खुद कह रहे हैं भाई। नाजिम को सुना दिया, कैम्ब्रिज को सुना दिया, रोमिला थापर को सुना दिया, एक उतबी लेके खड़े हैं, और उतबी में सोमनाथ वंश तो बहुत आगे है। सोमनाथ पर रेड, अटैक भी नहीं कह रहा है, इन्वेजन भी नहीं कह रहा है। रेड का मतलब होता है छापा मारना। तो ये इन्वेजन और रेड से बहुत छोटी कैटेगरी का, जेब कटी गिरह कटी टाइप की चीज होती है रेड। रेड का भी उल्लेख नहीं है। तो भाई तुम लोगों को ये कहां से हो रहा है? हो रहा है तो हो रहा है, गजेड़ी नशेड़ी सब गब्बाजी होता ही है, किस्सा तोता मैना होता ही है। लेकिन ये कह रहा है भारतीय इतिहास में इस आक्रमण का उल्लेख नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हुआ नहीं है। होता तो उल्लेख भी होता। फिर कह रहा है मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता कहता है लंबा कि जब ये लौट रहा है, मार्ग में असह्य गर्मी और पानी के नितांत अभाव के कारण सेना का अधिकांश भाग पागल होकर मर गया। अब फरिश्ता कब का है? अब ये कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, फरिश्ता ने लिखा है, फरिश्ता 17th सेंचुरी है, यानी कोई महमूद यदि है, उसने कुछ किया या नहीं किया। कोई महमूद क्या, लाखों महमूद है। लाखों महमूद। हाँ। तो 17वीं शताब्दी में तुझे सपना आता है, गांजा का नशा है, भांग का नशा है, शराब का नशा है, तब तो तू मियाँ नहीं हुआ, तू तो मुनाफिक और मुशरिक हुआ, जिसको अल्लाह ताला या वो होते पैगंबर तो तेरी कोड़ों से पिटाई करके खाल खींच लेते। मुंशी जी की काहे खींचते? मुंशी जी तो जहर में जाए आएंगे उस फरिश्ता की, क्योंकि भंग के पिनक में तू लिख रहा है। तुझे कैसे सपना आ रहा है? फॉर हिस्ट्री राइटिंग यू हैव टू हैव सम लिटरेरी सोर्स। Why I'm emphasizing on literary source? इसका कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो नहीं होगा कि तू आया कि नहीं आया, लड़ा कि नहीं लड़ा। मंदिर टूटा हुआ है, लेकिन मंदिर किसने तोड़ा, कब तोड़ा, ये टूटे मंदिर से तो नहीं पता चलेगा। मंदिर टूटा है तो जो आर्कियोलॉजी वाले बताएंगे किस सेंचुरी का है। ये दो जो दुष्टा है, ये कहाँ गए किताब मेरे? आपके पास है क्या? ये रोमिला थापर, इसने बाद में दिया, मैं निशान नहीं लगा पाई हूँ कि ये 14वीं शताब्दी में पहली बार टूटा है। ऐसा जो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जो जांच पड़ताल वगैरह करते हैं वो बताते हैं कि पहली बार 14वीं शताब्दी में टूटा। तो किसके द्वारा टूटा? लोकल हिंदू जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम होता है। वही तोड़ रहा है भाई। अकबर आया क्या? तुम्हारा लोधी आया क्या कहीं से? खिलजी आया क्या कहीं से? और कौन है लोधी, खिलजी? इब्राहिम वगैरह जो भी है, जो भी है, 5-7 नाम और है।
ये कोई कहीं से नहीं आ जा रहे हैं, ये अकबर भी कहीं से आ जा नहीं रहा है। बाबर का कथा, बाबरनामा पर आप किताब लेके कभी आपको सुना देंगे। तो तुमको ये सिद्ध करना है जो है नहीं कि सोमनाथ मंदिर टूटा, गजना के महमूद ने नहीं तोड़ा। गजना में बहुत सारे महमूद होंगे, बिल्कुल, हर दूसरा आदमी महमूद ही होगा। महमूद है, मोहम्मद है, तो कोई है, लेकिन वो तोड़ा नहीं तोड़ा। 17 बार आक्रमण किया, 16 बार आक्रमण किया, 15 बार किया होगा भाई, आपको कैसे पता? ये गजनी का महमूद और मोहम्मद गौरी ये दोनों एक ही हैं? ना दो। गजना एक नन्हा सा डॉट है, आप तो बहुत किए हैं काम, मैंने आपके उसमें देखा है, नन्हा सा डॉट है जिसको महाराज गजपति ने बनाया था वहाँ। और घूर छत्री लोग हैं, उनका ठिकाना है उसके बगल में। तो घूर वाला मोहम्मद 250 साल बाद है। ये जिसकी जिक्र कर रहे हैं उसके 250 साल बाद? 200 साल बाद। अच्छा। लेकिन हजारों साल का गुलामी। तो भाई हजारों साल का गुलामी, जिनको चाव है कुत्ता बन के रहने का, वो रहे। लेकिन हमारे जैसे लाखों करोड़ों देशभक्त तो सामर्थ्य है ना इतिहास लेखन की, छानने की, फटकने की, देखने की। तो आप लोग जब कभी कुछ सुने तो सीधे ओरिजिनल सोर्स पर जाइए कि कंटेम्पररी सोर्स क्या है। जैसे रामायण 13 लाख 16 लाख साल पहले का है, ऐसा नासा कह रहा है। तो भगवान राम के समकालीन है महर्षि वाल्मीकि। तो वो क्या है? कंटेम्पररी हिस्ट्री राइटिंग, जिसको हम कहते हैं, जिसको आई विटनेस अकाउंट जिसको कहते हैं। महाभारत वेदव्यास जी स्वयं वहां उपस्थित हैं। तो भाई कोई आक्रमण हुआ है तो हुआ होगा, हम उसको देखते हैं। लेकिन जो हुआ ही नहीं उसका लेखन कोई कैसे कर सकता है भाई? तो सवाल ये नहीं है कि इंडियन सोर्सेज में नहीं है, गुजराती में नहीं है, संस्कृत में नहीं है, और वहां से वहां तक का जो रास्ता होगा, अनेकानेक राजा है, अनेकानेक नगर है, कहीं नहीं है। तो आप कह दीजिए साहब नहीं है। लेकिन किसी पर्शियन में होना चाहिए, अरबिक में होना चाहिए, स्वयं गजना के भाषा में होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं है, ये भी 2 नंबर बात हो गई। चलो कि था और सब नष्ट हो गया। तो हम लोगों ने कहीं किस्सा सुना, अरे भाई थोड़ा तो टोपोग्राफी भी देख लिए होते। करेक्ट, इस पर हम लोग समय होगा तो बात करेंगे। ठीक है जी। तो अभी आपने ये कहा है कि आपको अगर गुलाम बने रहना है तो गुलाम बने रहिए, लेकिन अनबाउंड इंडिया आपको किसी भी तरीके से गुलाम नहीं बनने देगा। और जो आपके उसमें दिमाग के अंदर जो भी बातें घर की गई हैं उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी से आगे बढ़ते हुए एक मिनट में एक चीज अधूरा छोड़ गई, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी का। वो कह रहे हैं कि इसका कोई उल्लेख भारतीय इतिहास में नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर वो कह रहे हैं आइटम नंबर 6, कितने ही मुस्लिम इतिहासकारों ने सोमनाथ की मूर्ति का जो वर्णन किया है वो हिंदुओं की दृष्टि से असंभव है। एक लाइन, हमारे यहाँ मूर्ति शास्त्र का पूरा विधान है। बिल्कुल। अब वो नालायक कहिए, उल्लू के पट्टे कहिए, इडियट्स कहिए, कोई कहता है लोहे का है, कोई कहता है खोखला है, कोई कहता है जी इधर से मारा उधर से मारा, कोई कहता है स्त्री की मूर्ति। ये सब कहानी आपको इसमें मिल जाएगा रोमेला थापर में। तो जब तुमको ये पता है कन्हैया लाल माणक लाल मुंशी, तो तुम ये क्यों लिख रहे हो? तो ये कह रहे हैं, यद्यपि यह प्रश्न विचारणीय है, तथापि यह कथा यह मानकर ही लिखी गई है कि आक्रमण में कुछ न कुछ सत्य अवश्य है। मैंने संसार में गद्दार के अलावा किसी को नहीं देखा जो स्वयं के विरुद्ध एक साक्ष्य न मिलने पर पूरी कथा गढ़ दे। फिर वो लिखते हैं कंक्लूडिंग, मुझे तो अपनी साहित्यिक चेतना का मानदंड बदलना ही था। तो जो आपसे चर्चा हुई थी, भारत में इस
दुष्टता का प्रचार करने वाले ये दो प्राणी हैं। ये जो दूसरे हैं आचार्य चतुर्सेन, चतुर्सेन। इसकी भी बात करेंगे। इनको अच्छा। अभी आप ठीक है थोड़ी सी सांस लेने दे दें, जी मोहलत दे दे थोड़ी देर जी, की, जी। है ना, आगे जाके हम इस पे बात करेंगे। जी। और एक और, अब चूंकि आपने इतना डिटेल में बताया है तो मेरा जो अगला जो प्रश्न है वो मैं पूछ ही लेता हूँ मैं, है ना। तो इसमें यह है कि जो समकालीन जो फारसी और जो अरबी स्रोत हमको जो मिलते हैं इतिहास के उस टाइम पीरियड के, कि क्या ऐसा किसी तरीके का कहीं से कोई सोर्स इन जगहों से, जो कि ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, है ना, यहाँ से कोई सोर्स या किसी भी तरीके का कोई बात आती है, मिलती है? पहली बात, अरब बहुत दूर है जी। पारस को फारस कह रहे हैं। हाँ। अफगानिस्तान गजना 11वीं शताब्दी में भारत का अंग है। बिल्कुल। कब तक है? 20वीं शताब्दी तक अंग है। 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड और रूस कहते हैं कि भारत का ये क्षेत्र बफर स्टेट है। ठीक, बिल्कुल। तो जो लिखा हुआ मिलना चाहिए वो गजना से मिलना चाहिए ना, गजना की कथा। तो ये उत्बी है एक गजना का, और एक बहुत प्रसिद्ध आदमी है जिसका बहुत दुष्टता पूर्वक उपयोग इन दोनों ने किया है, अल बिरूनी। हाँ। अल बिरूनी की किताब में लेके नहीं बैठी हूँ, इतनी मोटी है, 800 पन्ने की है, इतनी महीन प्रिंट है। अल बिरूनी समकालीन है और एक शाहनामा लिखने वाला समकालीन है। इन दोनों ने गजना के महमूद का कोई एक लाइन जिक्र नहीं किया है। भारत पर किसी आक्रमण का कोई जिक्र नहीं किया है। सोमनाथ का 3 बार जिक्र आता है। किसमें? अल बिरूनी की पुस्तक में। क्या बताने के लिए कि एक पोर्ट टाउन पर स्थित है एक, और यहाँ व्यापार होता है। दूसरा आता है वो पूरी कहानी कि कैसे कैसे इसका नाम सोमनाथ पड़ा, और एक कुछ और है उनके विवाह का कुछ कथा। लेकिन सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ या आक्रमण हुआ अल बिरूनी में नहीं है। शाहनामा में वो महमूद की कोई चर्चा नहीं करता है। अल बिरूनी जो कंटेम्पररी उस समय थे, उन्होंने बाकी जो अपने अकाउंट्स लिखे हैं, भारत पर विशाल पुस्तक है, उन सबके मिलते हैं। भारत का इतिहास, भारत का ज्योतिष, भारत पुराणों से, उपनिषदों से विस्तार से लिखते हैं, और आक्रमण का वर्णन नहीं। लेकिन हम बेट के साथ कह रहे हैं इनमें से किसी ने इनमें से एक भी पुस्तक नहीं पढ़ा है। अल बिरूनी की भी? अल बिरूनी भी नहीं पढ़ा है, रोमिला थापड़ ने, नाजिम पाजिम। अल बिरूनी ने लेकिन सोमनाथ और गुजरात का जो लाइफस्टाइल है वहां पर, उसका जिक्र किया है ना। वो 3 बार जिक्र करते हैं कि एक पोर्ट टाउन है, और यहाँ से वो ज्योतिष की कुछ गणना होती है, और सोमनाथ महादेव का जो पुराण में कथा है वो करते हैं। ये भी इसने बहुत विस्तार से लिखा है रोमिला थापड़ कि उसमें 3 बार जिक्र है, लेकिन उस पर आक्रमण या विध्वंस का कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो मूर्ति विध्वंस है और उसका जो है, ये सब कथा इन 2 दुष्टों की है। अच्छा। 2 दुष्ट अपराधियों की है, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी और चतुर्सेन। 2 दुष्ट गद्दारों की द्वारा ये कथा बनाई गई, और दोनों में विरोध है। मैंने बहुत निशान लगाया है। मैंने इस पर 4 भाषण किया है सत्योलॉजी पर, 3 किया है जम्बूद्वीप पर, और 3 किया है तुफैल चतुर्वेदी जी के साथ, जिसमें विस्तार से इनको पढ़ पढ़ के सुनाया है। जी। तो मूर्ति का जिक्र वहाँ करते हैं, जबकि वो तो ज्योतिर्लिंग है, तो हम तो उन वहाँ पर वैसे भी मूर्ति की कोई बात आनी नहीं चाहिए, वो तो लिंग स्वरूप में है। भाई जो लिख रहे हैं वो कौन लिख रहे हैं? बात बता रहे हैं ना, जिन्होंने न देखा है, न सुना है, न गए हैं, कुछ भी, और उन गप्पों को इतिहास ये मान रहे हैं। तो इनका जो काम है वो काम है। हम क्या कर रहे हैं? जी, हमारा काम है, हम सनातनी हिंदुओं का काम है कि इन दुष्टों का सकल प्रकार से मर्दन,
और भारतीय राज्य का काम है इन्हें भयंकर, मर गए हैं तो भी मरने के बाद जिस प्रकार से भी दंडित किया जा सकता है उस प्रकार से दंडित करना चाहिए। हमको हमारा पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल ठीक है। इसमें इन सारी चीजों में तो इसका प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन क्या शिलालेखों में, अभिलेखों में या मंदिर का कोई ऐसा प्रमाण हमको आर्कियोलॉजिकली या खुदाई के दौरान या किसी भी तरीके से सोमनाथ के मंदिर का मिलता है कि वो किस तरीके का रहा होगा पहले? मोहम्मद नाजिम ने हाँ पूरा दिया है। अच्छा। कि कुछ नहीं है। अर्ली नॉन कंटेम्पररी राइटर्स पेज 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेटर वर्क्स कहीं नहीं है। फिर इसमें दिया है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स नहीं, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज जिसमें नहीं दिया, उसमें भी कहीं कुछ नहीं है। लेकिन मंदिर काफी पुराना है, ये तो है भाई। इसके लिए मुस्लिम राइटिंग को तो नहीं ढूंढा जाएगा, नहीं ढूंढा, उसके लिए हाँ। तो हमारे पुराण है, हाँ, हमारे शास्त्र हैं, हमारे शास्त्र है, हमारे पुराण है, हमारी जातक कथाएं, हमारी बहुत प्रकार की कथा, उनका विराट वर्णन। गुजरात में जैन धर्म का भी काफी प्रभाव है उसमें। तो क्या जैन धर्म की पुस्तकों में और उनकी कहानियों में सोमनाथ का जिक्र होता है? अब मैंने वो सब नहीं पढ़ा है, कारण मेरा सर्च केवल ये था कि विध्वंस हुआ तो बाकी राजा क्या कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। जब पढ़ा तो ये मिला जी विध्वंस की कथा तो किसी ने लिखी ही नहीं, आक्रमण की कथा भी नहीं लिखी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे बिल्कुल कैटेगोरिकली पूछना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, हालांकि आपने बिल्कुल सरल शब्दों में और बगैर किसी अब्यूजिव स्टांस लिए बगैर आपने समझा दिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक बार आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा कि सोमनाथ मंदिर पर जो हमला है वो एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी। अगर नहीं थी तो ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे दर्शकों को एक बार फिर बताइए। एक मिनट, एक बार मैं पुनः रोमिला थापर पेज 173 पेज 173 173 वेयर एंड हाउ, ये बात कर रही है एलन बरो की। एलन बरो ने पहली बार सोमनाथ के दरवाजे का झंझट शुरू किया है 1842 में, तो रोमिला थापर कह रही है पेज 173 वेयर एंड हाउ ही ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द गेट्स रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड। अब ध्यान दीजिए, नन ऑफ द टर्को पर्शियन अकाउंट्स, नन of the Turkish Persian accounts refer to Mahmud taking away the gates of the Somnath temple। ये तो दुष्टा लेफ्टिस्ट इतिहासकार जो भी है कहे का कैटेगोरिकल राइटिंग है ना। बिल्कुल। जॉन विल्सन, अभी सब आलतू फालतू है, इनके बारे में समय नहीं है, who was asked to investigate this matter by Sir Barte Frere, wrote in the late 19th century that there was no reference to gates in any of the history and that the idea probably originated with some travelers who may have mentioned it to Elphinstone। अब ऐसे बकवास को भारत में हिंदू लोग इतिहास माने, भैया तुम लोग को सड़ के खत्म हो जाना है ऐसे लोगों को। तो ये जो सोमनाथ मंदिर की जो चौखट दरवाजा ले जाने की जो कहानी है, इसका सच क्या है? कैसे लेके गया होगा? मुझे जब नहीं पता। जो कि वो खुद वो लिख रहा है कि वो वहाँ के रेगिस्तान में जो है उसकी फौज जो है भूख प्यास से मर गई। पता, ये दुष्टा हिस्टोरियन कह रही है कि सब पेज नंबर 172 सबसे पहले एलन बरो जो गवर्नर जनरल है 1842 में, उसने कहा कि सोमनाथ का कोई सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी का गेट है जो महमूद का गजना ले गया, तो हम उसको वापस ले आएंगे। ये वो लिख रहा है, ये कह कि सबसे पहले एलन बरो ने कहा। आगे की कहानी कही रही है कि भाई एलन बरो ने ये क्यों कहा।
तो वो कह रही है विल्सन ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है। तो फिर उसको किसने कहा? तो किसी यात्री ने कहा होगा। अब आगे और है, पेज नंबर हम बता रहे हैं, पेज 174, 173, 174। तो वो कह रही है शायद ये पुरी के जगन्नाथ टेम्पल का गेट था। अच्छा। अब कहाँ सोमनाथ, कहाँ जगन्नाथ, दोनों ही सिरे हैं। तो अंग्रेजों के लिए ये कंफ्यूज होना ठीक है, आप किस झंझट में हैं। फिर रोमिला थापर जो लिख रही है, रोमिला थापर कह रही है, एक मिनट, चैप्टर 6, रोमिला थापर कह रही है चैप्टर 6 पेज नंबर 146 पर से यह अध्याय शुरू होता है। 147 पर कह रही है, One is a story narrated by Watson, which some have identified as किस्सा मंगरौली शाह। एक कोई मंगरौली का शाह है, भिखारी है कोई, उसने कोई कथा सुनाई वॉटसन को। ये सब इसमें भी नहीं कि निश्चित है, नहीं, तो जो कथा सुनाई, फिर जेम्स टॉड को किसी ने कथा सुनाई। फिर वो कथा ये है कि कोई हाजी है जो हवा से उड़ के गया, और दुनिया भर की कथा, पेज 148, 149, 150 पर आ गया है। फिर 50 के बाद 72 है। इसमें ये भी एक कथा है कि जो वो जो मूर्ति है या लिंगम है, उसको तोड़ के पान में लपेट के पुजारियों को खिला दिया। तो भाई अब किसी को, मेरी समझ से किसी कानून के तहत, भारतीय कानून के तहत गांजा खा के कहानी लिखने से मना हम नहीं कर सकते, किंतु उस कहानी को इतिहास के रूप में पढ़ाना अपराध है, और इस अपराध का दंड दिया जाए। ये मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह से, माननीय सरकार से मैं निवेदन कर रही हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ इतना काम तो भाई मियाँ ने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने और कम्युनिस्ट ने करके धर दिया। 1931 मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को पढ़ने का चाव है, खोजती हूँ और पढ़ती हूँ। तो आपकी 2 छोटी किताब, 2 ये, एक इसका जो पूर्वज पुरुष है, ये वॉल्यूम 2 का भी पेज मैंने शायद बता दिया, उतगुई वाला पेज खोज लीजिए। और 2 ये परम पापी चतुर्सेन और सोमनाथ। चतुर्सेन ने तो लिखा है कि सन 47 में जो हुआ, डायरेक्ट एक्शन में जो हुआ, वो सब मैंने गजना के महमूद पर थोप दिया। और गजना का महमूद जो बलात्कारी है, पापी है, पेज नंबर दिखा दूंगी, वो मेरा प्रभु है। और ये सब गप है, लेकिन मैं तो लिखूंगा लिखूंगा लिखूंगा। इसको आचार्य कहना अपने पुण्य का क्षय करना है, इसको कहना है कहे। तो हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए अब यहाँ पर कि सोमनाथ का मंदिर फिर टूटा कैसे? क्या जो कन्वर्टेड उस समय के मुसलमान थे उन्होंने तोड़ा? अब देखिए, ये मुझे, मैं वहां कभी थी नहीं जब टूट रहा था। मैंने जो रोमिला थापर, मेरा सर्च केवल एक था, क्योंकि मेरी जो समय, मूलतः अर्थशास्त्री हूँ और भूगोल की अच्छी विद्यार्थी हूँ, BA तक भूगोल पढ़ा। और मेरे बाबूजी के लाइब्रेरी में भारी भारी एटलस और मानचित्र हुआ करते थे। तो मैं टोपोग्राफी की, नेचुरल ज्योग्राफी की अच्छी जानकार हूँ, ये कह सकती हूँ, मैप मेकिंग की। तो मेरा जो सर्च था वो ये कि ये असंभव बात कैसे लिखी गई। गजना से किसी यात्री का आना ही कठिन है, और तुम कह रहे हो फौज लेके आया। मेरा जो सर्च था, तो फौज लेके आया तो घोड़ा आया क्या? तो घोड़ा नदी में कैसे चला? 13,000, 12,000, एक आध जगह शायद 17,000 फीट का हाइट है। तो वहां के बाद कुछ क्षेत्र हैं जिनमें केवल 2 कुबड़ वाला ऊंट चल सकता है, कुछ जगह केवल खच्चर चल सकता है। फिर जो राजपुताना का जो रेगिस्तान वाला हिस्सा है, उसमें केवल ऊंट चल सकता है। तो ये जो सोमनाथ का दरवाजा किसकी पीठ पर लदा? क्योंकि ना तो एयर ट्रैफिक है, ना व्हील्ड ट्रैफिक है,
ट्रैफिक के नाम पर केवल मनुष्य की 2 टांग है और 4-5 प्रकार के जानवरों की 4 टांग है। 4-5 प्रकार के जानवर में ऊंट है, घोड़ा है, हाथी है, 3 बड़े हैं, खच्चर है और बकरी है, छोटे हैं। तो 200 मन का सोने का घंटा और वो सब। तो हमको ये कॉमन सेंस से बहुत गप लगा, तो ये मैं ढूंढ रही थी। तो मेरी सर्च बस इतनी थी। तो उसमें एक कहानी में ये भी आता है कि वहां से औरतों को, लड़कियों को भी उठा के लेके गए थे। इसका भी वर्णन रोमिला थापर ने बहुत विस्तार से किया है कि ऐसा कोई वर्णन जो भी तत्कालीन 10वीं, 11वीं, 12वीं, 14वीं, 13वीं शताब्दी में कुछ भी गप वाला भी जो लेखन है उसमें भी नहीं है। अच्छा, एक हम बता रहे हैं, 1 लाख आदमी गए कहीं से, भारत के, गुजरात से गए, दिल्ली से गए। भाई वहां तक वो पहिया चल के जाएंगे तो पानी भी चाहिएगा और खाने को भी चाहिएगा, और वो पूरा एनिमी टेरिटरी से जा रहे हैं, और साथ में वो घंटा भी है और दरवाजा भी है और जंजीर भी है। और आपने मुझे बताया था, और लोग भी गप सुनाते हैं कि इतना 100 ऊंट में इतना मन जवाहरात भी है। तो जो होम टेरिटरी के राजा थे, डाकू थे, चोर थे, सैनिक थे, वो कोई आक्रमण नहीं कर रहे हैं। अच्छा, नहीं किए होंगे, कोई जिन्नात से पहुंच गया। तो अगर 1-8 लाख लोग वहां टट्टी पेशाब कर देंगे तो गजनी बह जाएगा। हाँ। और 1-8 लाख लोगों को खरीदने वाले कौन लोग हैं? हाँ। 1 लाख घर हैं क्या वहाँ? 10,000 घर हैं क्या वहाँ? खरीदा भी नहीं जी, तुमको फ्री में दे दिया गया। तो उनको जिंदा रखने के लिए अन्न तो देना पड़ेगा ना भाई। तो लाख ले गए, 1.5 लाख ले गए। ये मैंने क्या कहा? अफीम के नशे वाले, उजबग और अनपढ़ ऐसा लेखन लिख सकते हैं, पढ़ने वाले मूर्ख पढ़ सकते हैं और दूसरे मूर्ख उस पर चर्चा कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस का तो प्रयोग करो। और आजकल तो वो ऑनलाइन गूगल मैप और क्या क्या है सब दिखता है ना भाई। आज के दिन अगर काबुल से 5,000 आदमी आना चाहे, आज के दिन पाकिस्तान से आ जाएंगे। पाकिस्तान वाले मार काट के खत्म कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। फिर भारत वाले मार काट के खत्म कर देंगे। और तुमको तो आना भी है, लाद के ले जाना भी है। और लॉजिस्टिक्स का क्या, सप्लाई लाइन का क्या, माने ऐसा गजब स्टुपिडिटी केवल इतिहासकार जिसको कहते हैं वामपंथी या जो भी पंथी, वो लिख सकता है। उसकी फ्रीडम सी, और उस पर चर्चा जो कर रहे हैं हिंदू, वो भी कहीं न कहीं तो बहुत बड़े तमस के पात्र हैं। तमस के पात्र, ठीक है। 1947 के बाद ये जो गजनी का जो एक कहानी है, जो आख्यान है, वो क्यों उभरा फिर, है ना? इसको किसने गढ़ा? सबसे पहले इसने, ये 47 के बाद की है, 1948 की है। हाँ, उसके बाद इसमें जो इसमें जो आचार्य चतुर्सेन जो लास्ट में लिख रहे हैं, उसको हमारे दर्शकों को जरा पढ़ के बताइए। देखिए, हर जगह प्रीफेस पहले लिखा जाता है, प्रस्तावना। इस दुष्ट ने प्रस्तावना अंत में लिखा है। थोड़ा सा पेज नंबर 351 आधार, वो कह रहा है कि मैंने किस पुस्तक लिखने के लिए क्या क्या सोचा, मुझे बहुत थोड़ा सा मिला। फिर कह रहा, अंग्रेजी इतिहासकारों के कुछ टूटे फूटे विवरण मिले, कुछ लोग तो कह देते थे घटना कपोल कल्पित है। फिर वर्ष पर वर्ष, साल पर साल आता गया। मैं ये इनकी भी ऑफिस में गया, इनसे भी मिला, गुजरात में बहुत ढूंढा, मुझे कुछ नहीं मिला। इतने में सन 45 आ गया और ये जय सोमनाथ मैंने पढ़ा। इतने में मेरा पेज नंबर 353 वैशाली की नगर वधू छपी। अब मैंने तय कर लिया कि मुझे तो सोमनाथ लिखना है और के मुंशी से बढ़िया लिखना है। अच्छा। अब मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं इतिहास से उधर उधर हो जाऊंगा तो क्या होगा। मनमानी कुलाचे भरने के लिए मैं तैयार बैठा था। अब ये कहता है
आगे बहुत बहुत बदतमीजी है। फिर 354 पर कहता है विभाजन का विभ्राट। कौन सा सन आ गया? 1947। इसी समय विभाजन का विभ्राट मेरी आंखों के सामने आया। लाहौर के सारे लाल काले बादल आंखों से देखे। जिन्ना नहीं, सुहरावर्दी के डायरेक्ट एक्शन कलकत्ता में जो बलात्कार मार काट हुआ वो देखा। जो पंजाब के अत्याचार, बलात्कार, उत्पात और लूटपाट मेरे कानों में पड़ते गए, मैं सुलगता गया। फिर उसका बहुत वर्णन कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं पेज 356, खून खराबी, लूटपाट, अत्याचार और बलात्कार के जो दृश्य एक्सेट्रा एक्सेट्रा मुझे आक्रांत किया, उन सबको मैंने अपने इस उपन्यास में 11वीं शताब्दी के उस बर्बर आक्रांता के उत्पातों में आरोपित करता चला गया। सन 47 में लाखों लोग इधर या उधर गए। हाँ। तो होम गवर्नमेंट के संरक्षण में और उनके प्रयास से आए गए। होम गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स, नेहरू एंड जिन्ना तीनों लोगों है ना। मैं यह नहीं जानता था कि मेरा यह काम कहाँ तक साहित्यिक अपराध हो सकता है, परंतु अपराध ही है, तो मैं इसे आपसे छिपाना पसंद नहीं करूंगा। फिर कह रहा है 356, फिर ये लिख रहा है मुंशी जय सोमनाथ लिख चुके थे, उनकी अनेक काल्पनिक स्थापनाओं को मैंने सत्य की भांति ग्रहण कर लिया। इस दुष्ट व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने क्या क्या काल्पनिक चरित्र गढ़े, तो ये कह रहा है उसको मैंने सत्य बना दिया, मान लिया, और सोचा कि उस घटना का द्विगुण प्रभाव होगा। ऐतिहासिक सत्यों की मैंने परवाह नहीं की। फिर बहुत विस्तार से लिखा है। फिर मैंने ये किया, ये किया, ये किया। फिर कहता है विभाजन की विभीषिका से प्रभावित मैंने सभी संभव अत्याचार का आरोपण इस अभियान के नायक महमूद पर किया। अब थोड़ा सा सेंस कि ब्रिटिशर्स जो पावर में है, नेहरू जो पावर में है और जिन्ना जो पावर में है, वो ये रक्तपात करवा रहा है, और वहाँ सब भारत के राजा पावर में है। इसकी हैसियत एक गिरह कट की नहीं है। मैंने उससे वो सब करवा दिया। मुझे ये याद नहीं रहा कि वो मनुष्यों का सत्र खूनी और डाकू है, लेकिन फिर कहता है उसकी मैंने पूजा की। पेज 358। फिर ये कहता है इसी सोमनाथ और महमूद के इतिहास मूल को लेकर मैं फिर अपनी स्वच्छंद उपन्यास की मूर्तियां गढ़ने लग गया। फिर कहता है पेज 359, 359, वह मनुष्य यानी महमूद जो घृणित, पापी, अपराधी, खूनी, डाकू, हत्यारा, लुटेरा, कोढ़ी, व्यभिचारी, गंदे रोगों से आक्रांत, मल मूत्र से लथपथ या पागल है, वही इस कुत्ते चतुर्सेन का देवता है। वो लिखता है वही मेरा देवता है। मैं क्या जोड़ रही हूँ? वो इस कुत्ते चतुर्सेन का देवता है। उसमें जो यह कलुष है उसका अपना नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, उस पर से यह लादा हुआ है। आप जो बोल रहे हैं ना 47 के बाद क्या हुआ, ये जो मियाँ है, जो मुसलमान है, जो पार्टीशन का दोषी है, वो इन सब का देवता है। गांधी का देवता स्वामी श्रद्धानंद का हत्यारा रसीदी कोई है, वो है। यही मामला अभी चल रहा है कन्हैया लाल में। तो ये हत्यारे का पूजा करेगा। यह तो मेरा इस कुत्ते चतुर्सेन का काम है, यह तो मेरा पुजारी का काम है कि उसे धो पोछ कर साफ शुद्ध करके पवित्र पूजनी बनाए। किसको? जो हत्यारा है, खूनी है, डाकू है, लुटेरा है, कोढ़ी है, व्यभिचारी है। ये काम 47 के बाद लगातार हो रहा है। इस करने का एक साहित्यिक कल्पनाशीलता, जैसे कि मुगले आजम फिल्म की महारानी जोधाबाई, बिल्कुल, मुगले आजम फिल्म की अनारकली, उसको साफ पूछ के पवित्र और पूजनी बनाए।
ये आपका सरसंघ चालक, हिंदुओं के तप से बना हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका वर्तमान सरसंघ चालक क्या कर रहा है? डीएनए थ्योरी से इनको साफ शुद्ध करके पवित्र पूजनीय बनाए और अपना संपूर्ण प्यार और सेवा उसे अर्पित करे, जैसे मल मूत्र से लथपथ अपने बच्चे के प्रति माँ करती है। देश के ये गद्दार बाप रे, ये तो काम मतलब कर रहे हैं। ये इस पुस्तक से मैं पढ़ रही हूँ, और ये है यहाँ पर जो मेरा अंडरलाइन किया हुआ है, इसको मैं पढ़ रही हूँ। अब आगे कहता है, सो अवसर पाकर मैंने उसका सब कलुष धो पोछ कर उसे साफ शुद्ध करके एक कोमल, भावुक, आकुल, आतुर प्रेमी बनाकर प्रेम तत्व के ही प्रतिनिधि एक रमणीय रत्न के आंचल की छांव में उसे उसके घर रजनी गजनी रवाना कर दिया। गंग सर्वज्ञ के रूप में मैंने उसे आशीर्वाद दिया। अब मतलब और बहुत लिखा है, कुत्तेपन की लिमिट। और कुत्ता भी नाराज हो जाएगा मुझ पर, क्योंकि कुत्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करता है, सुअर भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता। सुअर भी नहीं कह सकती हूँ, उल्लू भी नहीं कह सकती हूँ, कुत्ता शब्द वापस लेती हूँ, क्योंकि कुत्ता ऐसा घटिया कार्य नहीं कर सकता। बाप रे। तो दर्शकों, आपने देखा। एक और मैं प्रश्न जो है कुसुमलता जी से पूछ लेता हूं मैं आपके माध्यम के उससे, कि भारत के जो पहले जो निर्वाचित प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण किया था 47 में, उसको किसने निर्वाचित किया था? 15 अगस्त 1947। वो तो कहते हैं, यहाँ तो बात होती है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री। भाई 15 अगस्त को जब वो शपथ ग्रहण करता है, तो उसका निर्वाचन भारत की जनता ने कहाँ किया था? अंग्रेजों ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष को हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। ठीक, यही कहा ना? यही कहा है। तो जब कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया वहां की वर्किंग कमेटी के द्वारा, तो इस नेहरू को कभी भूल कर पंडित मत कहिएगा, आप बहुत बड़ा पाप करेंगे। तो इस नेहरू को एक वोट नहीं मिला, यानी कांग्रेस पार्टी के भीतर ये अलोकप्रिय है। भारत तो छोड़ दीजिए, 1:16 का रेशो था। हाँ, इसको एक भी नहीं मिला था, जीरो। अच्छा, जीरो था। जीरो था। अच्छा, हाँ। दूसरी बात, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी भारत के अनेक पॉलिटिकल पार्टीज में। 35-35 में चुनाव हो रहा था ना, तो उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी थी। उस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को ट्रांसफर ऑफ पावर किसके कहने से हो सकता था? भारत की जनता ने कहा था। वो तो कांग्रेस का भी निर्वाचित अध्यक्ष नहीं था, सर्वसम्मति से उसको रिजेक्ट किया गया था। बिल्कुल रिजेक्टेड थे वो तो। गांधी ने लाके उसको स्वीकार कराया। इसी प्रकार पार्टीशन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रिजेक्ट किया था और बाद में पास किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की या कांग्रेस की भारत के कानून में, इंग्लैंड के कानून में या अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या विधिक हैसियत थी? आज अगर भाजपा का अध्यक्ष जेपी नड्डा भारत के बिहाफ पर पाकिस्तान को अपना कह दे, तो स्वीकार होगा? नहीं, आधिकारिक तो नहीं है, लेकिन स्वीकार तब होगा जब भारत का प्रधानमंत्री, भारत का पार्लियामेंट। 15 अगस्त को तो कोई पार्लियामेंट था ही नहीं। बिल्कुल। तो भारत का पार्टीशन इलीगल है, जवाहरलाल नेहरू इलीगल है, ट्रांसफर ऑफ पावर इलीगल है। तो ये वैसे ही कहानियां थी और वैसे गपबाजी थी जो 1947 में लाल किले की प्राचीर से भारत की दिशा इलीगल घटना हुई ना। इलीगल घटना, ठीक है। तो मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। तो भारत में कोई संविधान में नहीं था। मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए कि वो निर्वाचित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के बाद में जब उसका पुनर्निर्माण हुआ, उसके उद्घाटन का जो विरोध किया था, वो क्या इसलिए किया था कि पंडित नेहरू को पता था अंदर की ये सारी कहानियां जो रची जा रही थी,
इसके बारे में, इसलिए उसको विरोध कर रहे पता थे। था कि नहीं पता था वो नहीं पता, हाँ उसको कोढ़ियों को धो पोछ के पूजनी बनाना था, हाँ। हत्यारों को, बलात्कारियों को। हम्म 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 भारतीयों का, हिंदुओं का, सनातनियों का मान मर्दन करना था। देश के गद्दार को दिया ही इसीलिए गया था शासन, लेकिन वो शासन देना इलीगल है। तो मतलब 1947 जो एडविना के फ्रॉक में लौट रहा है, जूती पर लौट रहा है, एडविना बदसूरत, नेहरू बदसूरत, गांधी बदसूरत। नहीं, एडविना तो खूबसूरत थी, कैसे बात आप कर लोग रहे हैं? एडविना का फोटो नहीं देखे? देखे हमने, वही जो नहीं देखे हैं। सिगरेट तो पीते हुए का जो तो देखा। सुंदर नहीं थी भाई, बहुत बदसूरत स्त्री थी। अच्छा, सौंदर्य की कोई भारतीय परिभाषा है, कोई नहीं उससे तो खैर वो नहीं कर सकते कौन। अंग्रेजी परिभाषा भी है। बदसूरत, लंबी नाक की भद्दी स्त्री थी। हाँ। तो उसके फ्रॉक में जो डोल रहा है, उसको कहाँ ये सब झंझट है? आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो कमेंट करके हम तो जरूर कथा अपनी आप बात कहेंगे कहें। तो एडविना का कथा भी सुना देंगे। चलिए, आपके लिए एडविना की भी एक अलग से कथा बहुत कथा जो है और कुसुम जब लता मैं जी के बात साथ। करूंगी हाँ। सोर्सेस के आधार पर, सोर्सेस मैं क्या सोचती हूँ इसका क्या मतलब कोई है मायने भाई? नहीं रखता। हाँ हाँ। अगर मैं पास्ट की बात कर रही हूँ तो पास्ट के ऑथेंटिक रिटन सोर्सेस के आधार पर बात करना। बिल्कुल ठीक बात है। हम ये सोचते हैं, सोचते रहो। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ठीक है। इसलिए जो मैं सुना रही हूँ, सोच नहीं रही हूँ, मेरी कथा नहीं है। ये जो कथा कहने वालों ने जो लिखा है वो सुना रही है। उसी का जो बबल है उसको आपके फोड़ने का काम कर रही हैं। बबल भी नहीं है, फोड़ा भी नहीं है भाई मैंने। हाँ। वो बबल है कहाँ वहाँ? हाँ, वो बबल भी नहीं है। हाँ, सही बात है। ये तो कहाँ है बबल वहाँ? सरासर धोखाधड़ी वो है। तो साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, तो कह रहे हैं भाई। दर्पण साफ कर दिया आपने बिल्कुल। हाँ। अब कोई जबरदस्ती भंग के तरंग में है तो रहे डूबे, लेकिन ये काम देशभक्तों का है, स्वाभिमानी लोगों का है। अपना बौद्धिक पुरुषार्थ करें और देखें। बिल्कुल। तो इतिहास में जो मिथक और जो सत्य के बीच का जो एक वर्टिकल जो डिवाइड होता है, जिसको कि हम अलग अलग करते हैं दोनों के, उसमें क्या आज की तारीख में उसको करना क्या संभव है, और ये क्या खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि लोग सच नहीं सुनना चाहते। कोई खतरनाक नहीं है। अच्छा, खतरनाक क्यों है? आपको वाहवाही होती है। मैं तो ये सब विद्या उतनी जानती नहीं हूँ। कोई जाने, इस पर फिल्म बनाए, पॉडकास्ट बनाए तो पैसा कमाएगा। खतरनाक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल किसी युग में खतरनाक नहीं था। बिल्कुल। क्योंकि झूठ ये कहने सुनने वाले बहुत थोड़े से हैं। भारत देशभक्त स्वाभिमानी हिंदुओं से भरा पड़ा हुआ। लेकिन फिर भी 75 साल तो इन लोगों ने राज कर लिया ना, आचार्य चतुर्सेन जैसे लोगों ने, लोगों के दिमागों पर। भाई अगर ये लोग थे तो जो तथ्य मैं बता रही हूँ वो तथ्य आज तक चलता आया, वो लोग भी तो थे। वो भी थे। तो अब समय आया है सत्य को जानने का, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी इस बात की है कि आप फैलाइए सुनने के बाद। बिल्कुल। हाँ, ये जैसे मैंने किया, इन्होंने प्रस्तुत किया, बिल्कुल। अब आप इसको लोगों तक फैलाइए। नहीं फैलाते हैं तो आपका पाप। तो यहाँ पर एक बात और बता दीजिए कि आपकी जो शोध है उसको अगर कोई और भी अगर इसको आगे बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहिए, तो वो आप तैयार हैं उसके लिए? पूरी तरह तैयार हूँ। जरूरत होगा मैं टोटल फंडिंग करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, छपवाऊंगी, और उसका जो व्यय होगा सब इस पे अगर विद्यार्थी अगर पीएचडी करना चाहे तो आप पूरा काम कराऊंगी। बहुत बढ़िया। तो आपके और लिए ऐसे अनेकानेक विषय हैं जिस पर मैं, रामेश्वर मिश्र, पंकज जी और शैलेंद्र भैया और हम कई लोग हैं, करने वाले आगे आइए, सारा खर्च हम करेंगे। धन की कोई कमी नहीं है, कमी है करने वाले लोगों की। और अगर वो फिजिकली नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन काम करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे दर्शकों को चलते चलते और आखिरी में ये बता दीजिए कि हमको हमारा इतिहास क्यों जानना चाहिए? भाई हम शेर हैं, हम शेर बच्चे हैं, ये जानना चाहिए। हम जानेंगे तो भेड़ियों को काख में दाब लेंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम शेर प्रजाति के हैं। और हमारा पूरा फोकस जो है वो भेड़ियों और गिद्धों और लकड़बग्गों पर हमने फोकस कर दिया। तो शेरों की कहानी सुनना चाहिए। कुछ गद्दारों ने किए भैया, हम लोगों ने थोड़ी किया।
गद्दारों को आप अपने साथ क्यों जोड़ते हैं? नहीं जोड़ता, अलग कर दे। पापियों को, कोढ़ियों को, वो सब पापी कोढ़ी कुत्ता भी पता नहीं नाराज हो जाए, जिनका भी काम है। कुत्ता तो बहुत वफादार हाँ, होता है। तो ये हम लोगों ने नहीं किया, जिसने किया उसने किया, वो अपना नरक में जाएगा। हम श्रेष्ठ लोग हैं भाई, और अनवरत श्रेष्ठ लोग हैं। इस 75 साल लगातार काम हुआ है, तब हम और आप काम कर बात रहे कर रहे हैं, इसीलिए हमको आर्य श्रेष्ठ कहते हैं। हाँ, हम भाई हैं श्रेष्ठ भाई, बिल्कुल। और हम स्वयं को जानेंगे, तद अनुकूल कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया। तो कुसुमलता जी, प्रोफेसर कुसुमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इतिहास की जो पोस्टमार्टम किया है और हमारे सामने उस अपराध का जो आपने विचरा रिपोर्ट जिसको कहते हैं ना, वो निकाल के रख दिया है कि ये हुआ क्या था उसमें। सोमनाथ का सच आपने देखा, और आपने ये भी जाना कि ये जो कथा है, बीते सालों में जो कहानियां हमारे सामने जो गढ़ी गई हैं, वो किस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हमारे दिमागों के अंदर घुसाई गई हैं, उसको आज निकालने का काम अनबाउंड इंडिया ने किया है। और इसमें जो बलात्कारी पापी हत्यारों को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए ये कथाएं रची गई हैं। तो रचने वाले भी पापी हैं, हम वो नहीं हैं, वो नहीं, तो इसलिए हम नहीं कहिएगा कभी। वो पापी हैं, हम श्रेष्ठ जन हैं। श्रेष्ठ जन हैं। अपनी श्रेष्ठता बनाए रखिए, इस तरीके की स्टोरी देखिए। आगे किसी की स्टोरी में आपसे फिर मुलाकात होगी, ऐसे ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ फिर से हम किसी नए विषय को हम खोजेंगे और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। धन्यवाद।